नाजरीन आदाब। पहले तो आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वो हॉस्पिटल में हैं आज शाम से, और अब से थोड़ी देर पहले ताज़ा खबर ये आई है कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों डिस्टर्ब थे। ब्लड प्रेशर बहुत लो पर चला गया था, और इतलात यही हैं कि शुगर हाई हो गई थी। कोशिश के बावजूद कम नहीं आ रहे थे। टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट पहले तक हमने चेक किया तो टेस्ट रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई थी। बच्चे उनके साथ हैं, और कोई भी शख्स, ख़ास तौर पर एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान पर हुकूमत की हो, आवाम को लीड करने की पोजीशन में हो, अच्छा हो या बुरा, वह अगर उसकी सेहत का कोई मसला होता है तो उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग आसिफ जरदारी को पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो हुकूमत से निकल जाएं, माफ़ कीजिएगा, वो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। ऐसे ही लोग जो उनको नापसंद करते हैं, उनमें हमारे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी हैं। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब का भी खून खौलता था उनको देख कर, और फिर आसिफ जरदारी का भी खून खोलता था इन्हीं दोनों को देखकर। लेकिन ये सियासत है, आज के इत्यादि कल के दुश्मन बन जाते हैं, कल के दुश्मन आज के इत्यादि बन जाते हैं। अभी हमने माजी करीब में देखा कि वही इमरान खान आसिफ जरदारी की पार्टी के पीछे पोजीशन में चल रहे थे, और फिर वो पूरा नवाज शरीफ हुकूमत का टेन्योर उनकी पार्टी जो है वो धरने में भी रही, लेकिन अपोजिशन में शामिल होकर जब वापस आई तो तब भी वो अपोजिशन की जमात के तौर पर आसिफ खुर्शीद शाह के पीछे खड़े रहे। खुर्शीद शाह से ज़ाती मखासमत के बावजूद हमने ये भी देखा कि इमरान खान खुर्शीद शाह के पीछे खड़े हुए थे, और खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर के तौर पर बोल रहे थे। तो ये तल्ख हक़ाइक़ हैं पाकिस्तानी सियासत के, लेकिन बहरहाल उनकी सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। नाज़रीन, अब जो इशू है जिसकी वजह से हमने इमरान खान साहब का नाम लिया, जब हम ये सुनते थे कि जनाब दवाएँ महंगी हो गई तो इमरान खान साहब कहते थे हुकूमत करप्ट है। जब हम ये सुनते थे कि तेल, घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ गई तो वो कहते थे जी हुकूमत करप्ट है। अब आज मैंने रावलपिंडी में बनी का इलाका जो है वो रावलपिंडी के सस्ते बाज़ारों में है, जहाँ अच्छी अशिया मुनासिब दामों मिलती हैं। वहाँ से ख़रीदा। उससे पहले आप घर का घरेलू सामान ख़रीदा, माहाना जो ग्रॉसरी जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में, यूँ समझिए कि बावर्ची खाने का सामान, आटा, चीनी, दालें, घी वगैरह ख़रीदी। उसमें जो आज मेरे मुशाहिदे में बात आई, चूँकि हर महीने हम ख़रीदते हैं, आटे की कीमत जब हमने पिछले क्या कहते, माफ़ कीजिएगा, पिछली 8 तारीख को, हमने पिछले महीने की 8 तारीख को जब हमने आटा ख़रीदा था, 20 किलो आटे का थैला बन्नी में चक्की से, वो हमें मिला था 1350 रुपये का। आज वो मिला है 1600 रुपये का, यानी कि 20 किलो आटे पर 250 रुपये बढ़ गए। अब और ये वो आटा है जो खाया जा सकता है, जो पंजाब में जो हुकूमत कहती है 850 रुपये में मिल रहा है, एक तो वो अब 1000 का हो गया, वो खाया नहीं जा पा रहा। चीनी जो 365 रुपये की 5 किलो आया करती थी, वो गुज़िश्ता माह वो 400 रुपये की 5 किलो आई थी। इस माह वो 500 रुपये की 5 किलो आई है। इसी तरह जो ग्रॉसरी के दीगर आइटम्स हैं, उनमें डिटॉल बहुत मज़ेदार, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि डिटॉल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। छोटी बोतल डिटॉल की वो हमने पिछले महीने ख़रीदी थी तकरीबन 82-83 रुपीज़ की। आज वो बोतल 98 रुपये में मिली। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि बोतल का साइज़ छोटा हो गया है उसमें, यानी डिटॉल की बोतल का साइज़ छोटा हो गया और कीमत बढ़ गई। और ये हुकूमत जो गरीबों की हमदर्द होने की दावेदार है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब खुद परसों उन्होंने फरमाया है कि मैं ही जमहूरियत हूँ, तो उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस निज़ाम को, मार्केट को रेगुलेट कर सके, अशिया खुर्द नोश ख़ास तौर पर उस पर काबू पा सके। नाज़रीन, मुझे याद है मैं 2003 में फ्रांस गया, अपने ऑफिस की जानिब से गया। अपने पास तो कभी ऐसे वसाइल रहे नहीं कि दुनिया घूमें, लेकिन मुझे ऑफिस के मामले में फ्रांस जाना पड़ा चंद दिन के लिए। वहाँ मैंने खाने की कुछ अशिया ख़रीदी। उसमें आप यकीन कीजिए कि एक बिस्किट का पैक था गालबन, या स्नैक्स का पैक था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 2003 में
وہ میں نے خریدا 5 پینس کا، اور پھر واپس آ گئے۔ 2013 میں انگلینڈ گیا، میرے بھائی وہاں ہاسپٹلائز ہوئے، ان کو برین ہیمریج ہوا، بعد میں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے۔ میں اس ہاسپٹل میں ان کے پاس روزانہ ہوتا تھا، لیڈس کے ہاسپٹل میں، وہاں وہی پیک اسنیکس کا یا بسکٹ کا، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بسکٹ میٹھے کیک کا پیک، وہ میں اسی 5 پینس میں لیتا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہے اشفاق گوندل صاحب، وہ اب تو ریٹائر ہو گئے، بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں، سیکرٹری اطلاعات کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ وہ ایک زمانے میں بھارت میں پریس منسٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ آنکھ کے لیے ان کو دوا ڈاکٹر نے سجیسٹ کی، تو وہ خان مارکیٹ جو دلی کی مہنگی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے، وہاں وہ اس وقت بھی 4 روپے کچھ پیسے کی ملا کرتی تھی۔ پھر جب جنرل مشرف گئے واجپئی صاحب سے ملاقات کے لیے انڈیا، جب جنرل مشرف نے بہت مشہور دورہ بھی کیا تھا تاج محل کا، اس وقت اشفاق گوندل صاحب چونکہ وہ سیکرٹری اطلاعات تھے تو ان کو ایڈوانس پارٹی کے طور پر جانا پڑا۔ وہ گئے اور دوا یہاں بھول گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اور کئی سالوں کے بعد، یعنی کہ 87 میں وہ پریس منسٹر تھے، اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب جب گئے تقریباً شاید 2000 یا 2001 تھا، وہ جب وہاں گئے انہوں نے وہ دوا بھول گیا، اور خان مارکیٹ میں اسی میڈیکل اسٹور سے جا کر وہ دوا خریدی، تو وہ پچھلی قیمت سے 5 پیسے کم تھی۔ انہوں نے پوچھا دکاندار سے کہ بھائی 1987 میں یہ اتنے کی ملتی تھی، اب اس سے 5 پیسے کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ڈرگ ریگولیٹری جو پالیسی بنائی ہے، اس میں لائف سیونگ ڈرگس میں جو اشیاء جو ادویات شمار ہوتی ہیں، ان کی قیمتوں کو 20 سال پہلے کی قیمتوں پر کیا ہے، اور اس سے زیادہ پر ہم فروخت نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کیا ہے، مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور میں 30% قیمتیں بڑھی تھیں، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ 30 کروڑ روپے کی رشوت بانٹی گئی ہے۔ کس کو گئی، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالکان جو دواؤں کا کاروبار کرتے ہیں، یا اسٹاکسٹ یا ہول سیلرس، ان کو پتہ ہوگا۔ لیکن 30 کروڑ روپے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک شخصیت نے کمائے، اور پھر باقی شخصیات نے کمائے تو 50 60 70 80 کروڑ تو کمائے ہوں گے۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے بہت تنقید کی۔ اب ان کی حکومت میں 2 بار یہ قیمتیں بڑھی ہیں، اور انہوں نے ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ دوائیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھیں، خاص طور پر کچھ لائف سیونگ ڈرگس، تو ہم نے دوا، اور یہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو CEO رہے ہیں شوکت خانم کے، اور اب ایڈوائزر ہیلتھ ہے پرائم منسٹر صاحب کے، وہ فرماتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جی ہم نے ادویات اس لیے مہنگی کی کہ وہ مارکیٹ میں دستیاب رہیں۔ اگر مارکیٹ میں ادویات دستیاب ہیں، اور میں اور آپ خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو پھر آپ بتائیے کہ کیا فائدہ ہے ان ادویات کے دستیاب رہنے کا۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ایک دوست نے آج ایک فیس بک پوسٹ شیئر کی ہے، اسلم کھوکھر صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب گھر کی گروسری لینے گئے تو اسٹور پر جو بھی اشیاء تھیں وہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں بہت مہنگی ہو چکی تھیں، اور میرا بجٹ آؤٹ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ایسی تھی جو میری قوت خرید میں تھی، اور وہ چیز تھی نمک۔ پھر انہوں نے اسٹور مالکان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے کہیے کہ یہ نمک بھی جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھا دیں، تاکہ یہ مارکیٹ میں بھی دستیاب رہے، اور باقی چیزوں کی طرح ہماری پہنچ سے بھی باہر رہے۔ ناظرین، یہ عالم ہے۔ اگر ہمارے حکمران، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں، لیکن پوری حکومت میں کوئی ایک نظام ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی تھیں، جب قیمتیں بڑھتی تھیں تو مارکیٹ کمیٹیوں کے ذریعے اس کو کچھ کنٹرول میں کر لیا جاتا تھا۔ لیکن ب پرائم منسٹر صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، علی اوان صاحب اور دیگر حضرات کا یہ فرمانا ہے کہ جی تو یہ اشیاء کی قیمتیں اس لیے نہیں کنٹرول ہو پاتی کہ مارکیٹ کمیٹیاں فنکشن نہیں کرتی۔ مارکیٹ کمیٹیوں کو فنکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو اپوزیشن کی تحریک ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ انہی تمام معاملات پر ہے۔ مثلا ادویات کی قیمتیں، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، پھر سے بڑھ گئی ہے۔ پچھلے مہینے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے مہینے کے بالکل آخر میں یہ فرمایا تھا کہ قیمت نہیں بڑھائی جا رہی، لیکن بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے امکانات ہیں 8 10 دن بعد۔
अभी चंद रोज पहले पेट्रोल की कीमत तो अपनी जगह रही, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। तो नाज़रीन, ये जो गवर्नेंस है हमारे यहाँ, वो उसमें दो इश्यूज है। एक तो आपकी पॉलिटिकल विल और आपकी ट्रेनिंग। अगर आपको ये पता होगा कि इसको कैसे कम करना है तो फिर ठीक है, फिर आप कर सकेंगे। और अगर आपकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? पॉलिटिकल विल के हवाले से ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारी हुकूमत ने या हफीज़ शेख साहब ने इन लोगों ने IMF से कुछ वादे किए हुए हैं, वो वादे पूरे किए जा रहे हैं, जिसके हवाले से ये कहा जाता है, रोज़ हुकूमती बुजुर्ग बोर्ड जो हैं वो ढोल पीटते हैं कि जी हमने जो है वो IMF के से कर्जा लिया तो शुक्र है कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। ऐसे डिफ़ॉल्ट से बचने का क्या फ़ायदा कि हमारी कौम क्रिपल कर जाए, हमारी इकॉनमी क्रिपल कर जाए। और शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये फरमाते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे इशारिये मस्बत हैं सिवाय महंगाई के। तो भाई महंगाई ही बुनियादी इशारिया है। अगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड होगी, प्राइस इंडेक्स नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ माइल है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। हमारे यहाँ अब ये कहा जाता है कि जनाब बहुत ये दावे किए जाते हैं कि जनाब बड़ी बचत हो रही है। तो नाज़रीन, बचत तो कहीं हमें तो नहीं कहीं दिखाई देती। अगर बचत हो रही है तो उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो अशिया खुर्दनोश को आवाम की पहुँच के अंदर रखना है, वो नहीं हो रहा। और नाज़रीन, आमराना हुकूमतें क्या करती हैं? आमराना हुकूमतें यही करती हैं। आमराना हुकूमतें किसी को जवाबदेह नहीं होती, लेकिन उनको चूँकि जवाबदेह नहीं होती तो वो बहुत सारी चीज़ों की परवाह नहीं करती। और जब पानी सर से ऊंचा हो रहा होता है तो जो उनके पास पैसा इधर उधर से कहीं से आता है, और बाद औक़ात तो डायरेक्ट पैसे भी आते हैं, जनरल मुशर्रफ ने बहुत कुछ लिखा अपनी किताब में, तो वो फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इकॉनमी में इन्वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ताकि अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें आवाम के उनके कंट्रोल में रहें, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में अशिया रहे, ताकि कोई जो है बड़ा एहतजाज सामने ना आए। आपको और हमें तारीख़ याद है, अयूब खान के ज़माने में 4 आने बढ़ी थी चीनी की कीमत, तो हुकूमत चली गई थी। अब भी सूरत हाल ऐसी है, लेकिन अवाम पता नहीं, इस वक्त भी ये ख़तरा है। बाहर निकलेंगे, देखना ये है कि अपोजिशन जो खुद बिखरी दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी की एक सोच दिखाई दे रही है, नून लीग की एक है, कहा यह जा रहा है कि जी सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं, तो ये भी पता चल जाएगा गुजरांवाला के जलसे में भी, उसमें भी। लेकिन नाज़रीन, जो भी हमने थोड़ी देर पहले आमरीत की बात की, मैं ज़ाती तौर पर आमरीत का मुखालिफ ही इसलिए हूँ कि वो मुझे और आपको जवाबदेह नहीं है। और जब वो आमरीत जाती है तो अयूब खान गए तो उनका अशरा तरक्की उनके साथ उड़ गया। ज़ियाउल हक गए तो उनका जो निज़ाम इस्लाम था वो उनके साथ चला गया, क्योंकि उन्होंने इस्लामी शरीयत तो नाफिज नहीं की। उल्टा वो हमें अफ़गानिस्तान का मसला हमारे गल डाल गए, जो आज तक गले पड़ा हुआ है। जनरल मुशर्रफ साहब गए तो वो जो खुशहाली दिखाई देती थी, वो जो बेहतरी दिखाई देती थी, वो जो बैंक लीज कर रहे थे गाड़ियाँ, और धड़ाधड़ लोग गाड़ियाँ खरीद रहे थे आसान किस्तों पर, वो सब हवा में उड़ गया। अब लोगों के पास गाड़ियाँ बेचने के भी पैसे की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को एक बार फिर सेल्स टैक्स, याद रखिए कि कानूनी तौर पर एक ही दफ़ा अदा करना होता है, लेकिन इस हुकूमत में हमें 2 दफ़ा अदा करना पड़ेगा गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त के मामले में। तो नाज़रीन, ये आमरीत का मैं इसीलिए मुखालिफ हूँ कि आमरीत हमें जवाब नहीं देती। जनरल मुशर्रफ की का 12 अक्टूबर आ चुका है, अब से थोड़ी देर में तारीख़ तब्दील हो जाएगी, बल्कि तब्दील हो चुकी है तारीख़। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आमरीत जो है वो मुल्क के लिए कभी अच्छी नहीं होती। हाँ, इमरान खान हुकूमत चाहे बहुत अच्छी हुकूमत ना हो, लेकिन वो एक मुंतखब हुकूमत है। मुंतखब हुकूमत को अल्टीमेटली अवाम के पास जाना होता है, अवाम से कैसे अपने लिए राय लेनी होती है अगली हुकूमत के लिए। तो मुंतखब हुकूमत ही मसाइल का हल है, जमहूरियत ही मसाइल का हल है। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि वो जमहूरियत हैं, हालांकि ये भी एक बस दावा ही है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान को भी हमारे पास ही वापस आना है वोट लेने के लिए। तो जमहूरी हुकूमत अगर रहेगी तो ही इस मुल्क के मसाइल हल होंगे, वो इमरान खान की हो, वो बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हो, या मियाँ नवाज शरीफ साहब की। ये आमराना हुकूमतों से बदरजहा बेहतर हैं। और शुक्र है कि इस वक्त बहरहाल बहुत सारे इल्ज़ामात के बावजूद एक जमहूरी हुकूमत है। तो नाज़रीन, देखते हैं ये जमहूरी हुकूमत
क्या खिदमत कर सकती है इस मुल्क की, अपोजिशन की तहरीक अगले दिनों में क्या रंग लाती है। कल बिलावल भुट्टो ने पार्टी का एक इजलास भी तलब कर रखा है, और एक इतना आपके लिए ये भी है कि वो जो लोग पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दिलो जान से इसमें शरीक नहीं है, पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पर भी इजलास शुरू कर रखे हैं, और मुख्तलिफ अपने जो उसके तमाम चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनके इजलास भी हैं, ताकि गुजरांवाला के जलसे को भी कामयाब बनाया जाए, 18 अक्टूबर के जलसे को भी कामयाब बनाया जाए, और अपोजिशन की तहरीक को भी कामयाब बनाया जाए। इस्तीफ़ों के हवाले से बिलावल भुट्टो के बहुत ही करीबी ज़राए से हमारी बात हुई, वो इस बात पर फर्म है, उनका ये कहना है कि अगर हालात उस जगह पहुँच गए जहाँ इस्तीफ़े देने से हुकूमत तब्दील हो सकती है और नया इलेक्शन हो सकता है, तो फिर इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। ये ताज़ा खबर है आपके लिए नाज़रीन। इस खबर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। इस दरख्वास्त के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ख़ुद भी देखिए, दोस्तों यारों को भी दिखाइए, ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे, अंदर की खबर मिलती रहे। उस वक्त तक नई वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।